नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। माध्यमिक परीक्षा 2020 सामाजिक विज्ञान परीक्षा स्पेशल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है कि माध्यमिक राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर 29 जून को आयोजित होने जा रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से सभी विद्यार्थी 21 मार्च के बाद से ही परीक्षा को लेकर आशंकित थे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह परीक्षा 29 जून को आयोजित हो रही है। इन 3 महीनों में विद्यार्थी पढ़ाई से विमुख भी हो गए होंगे और किताबें भी इतने तरीके से अध्ययन नहीं कर पाए होंगे। तो हम किस प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर होने जा रहा है उसको अटेम्प्ट करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस परीक्षा में लेकर आएँ। अमूमन ये धारणा होती है कि सामाजिक विज्ञान विषय में अंक प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम आज यहाँ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम इस पेपर को अटेम्प्ट करें कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस विषय में प्राप्त हों। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र के बारे में, प्रश्नों के बारे में, अंक भार के बारे में, उत्तर की शब्द सीमा के बारे में और इस प्रश्न पत्र को प्रश्नों को कितना समय दिया जाए जिससे हमारा पेपर पूर्ण हो सके। सबसे पहले यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पेपर के संपूर्ण प्रश्नों को हल करना है। यदि हम पेपर के प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उनमें अंक आने की संभावना शून्य हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम पेपर के संपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है, हमें जो प्रश्न पहले आता है, सबसे अच्छा आता है, उस प्रश्न को पहले करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम प्रश्न नंबर 1 को ही सबसे पहले करें। यदि आपको प्रश्न नंबर 25 बहुत अच्छी तरीके से आता है तो सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 25 ही अटेम्प्ट करना चाहिए। जितने सही प्रश्न आप सबसे पहले करोगे तो पेपर कॉपी चेक करने वाले परीक्षक के दिमाग में एक साइकोलॉजी डेवलपमेंट हो जाती है और आपको अंक अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करें तो ये जो प्रश्न पत्र है वो 80 अंकों का होगा। 20 अंक आपके विद्यालय से भेजे जा चुके हैं। इस प्रकार कुल 100 अंक इस प्रश्न पत्र में इस विषय में आपको मिलते हैं। इसमें से 80 अंक का प्रश्न पत्र आपको 29 जून को मिलेगा और समय सीमा रहेगी इसकी 3 घंटे 15 मिनट। लगभग 3.25 घंटे का समय इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको 15 मिनट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए दी जाती है। प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़ें और उनको समझने का प्रयास करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलपमेंट होगा। तो 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए अनिवार्य रूप से देनी है। इस प्रश्न पत्र में कुल 1 से लेकर 30 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और इसकी शब्द सीमा लगभग 20 शब्द होती है। इस प्रकार इस खंड में कुल 10 प्रश्न 10 अंकों के होते हैं और इनका कुल प्रतिशत 12.5% के लगभग इसका कुल अंक भार होता है। और इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में हमें
10 मिनट का समय देना है। 10 मिनट में हमें इन 10 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। हम आराम से इन 10 प्रश्नों को 10 मिनट में हल कर सकते हैं, क्योंकि कई प्रश्न तो एक शब्द के, जैसे सन पूछ लिया या राजा का नाम पूछ लिया, तो विदिन 5-7 शब्दों में ही वो प्रश्न अटेम्प्ट हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 20 शब्द में उत्तर लिखना है। तो 10 अंक इस पूरे खंड के हो गए और इसे हमें 10 मिनट देनी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 19 तक, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 19 तक लगभग 9 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कुल 18 अंकों का ये भाग होता है। और इस 18 अंकों के भाग में प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा होती है 40 शब्द। 40 शब्द के अंदर हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। और इस खंड की जो कुल अंक भार का प्रतिशत है वो है 22.5%। और इस भाग को हमें 18 मिनट का समय देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न को 2 मिनट का समय। इस प्रकार हम दूसरे खंड को आसानी से अटेम्प्ट करें, धैर्यपूर्वक करें और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तीसरा जो खंड है वो प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 26 तक, प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 26 तक 7 प्रश्न इसमें आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है और इसकी शब्द सीमा जो होती है वो 100 शब्द होती है। और इस प्रकार ये खंड 28 अंकों का होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा अंक भार का प्रतिशत है, लगभग 35% भाग इसमें समायोजित है। तो इस खंड को हमें अटेम्प्ट करने में लगभग 70 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट का समय हम इस खंड को अटेम्प्ट करने में दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अंक भार प्रतिशत है। तो ध्यानपूर्वक शब्द सीमा में इन प्रश्नों को हल करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसके बाद चतुर्थ खंड में प्रश्न क्रमांक 27 और 29, 27 प्रश्न क्रमांक 27 और प्रश्न क्रमांक 29, ये जो 2 प्रश्न हैं ये प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होता है और इसकी शब्द सीमा 150 शब्द होती है। इस प्रकार कुल ये 12 अंकों का ये खंड होता है, प्रश्न क्रमांक 27 और प्रश्न क्रमांक 29। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28 जो कि निबंधात्मक शैली का होता है, ये सबसे ज़्यादा अंकों का प्रश्न होता है। 7 अंक का एक प्रश्न आता है और इस प्रश्न को की शब्द सीमा भी 150 शब्द होती है और ये 7 अंकों का होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होता है, ये 5 अंकों का होता है और ये मानचित्र कार्य से संबंधित होता है। इसके लिए आपको अतिरिक्त रूप से एक मानचित्र प्रदान किया जाता है। उसी मानचित्र में आपको ये प्रश्न हल करना है। सबसे पहले मानचित्र पर अपने रोल नंबर लिखने हैं और प्रश्न क्रमांक लिखना है 30। ये प्रश्न 5 अंक का होता है। इसमें भारत के मानचित्र आपको दिया जाता है, उस मानचित्र में 5 स्थल आपको इस मानचित्र में भरने होते हैं। बहुत सिंपल है और आराम से 5 में से 5 अंक आपको इस प्रश्न पत्र में मिल जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस भारतीय मानचित्र को भरने की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी और हम आगे के भाग में इस मानचित्र कार्य से संबंधित और प्रयास करेंगे और स्थलों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार कुल अंक 80 अंकों का ये भाग है, 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। 1 से लेकर 30 प्रश्न पत्र आते हैं और आपको इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में 170 मिनट का समय मिलता है। अंत के 10 मिनट आपको उस कॉपी को देखना चाहिए कि कोई सा प्रश्न आपसे छूट तो नहीं गया है। यदि छूट गया है तो उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। तो
पुनरावलोकन का समय है 10 मिनट। इस प्रकार कुल 3 घंटे 15 मिनट में हमें 30 प्रश्नों को हल करने हैं और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न हम नहीं छोड़े। यदि हम प्रश्न छोड़ते हैं तो उस प्रश्न में हमें अंक 0 ही मिलेगा। यदि हम कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, जो भी आपको जैसा टूटा फूटा आता है, तो उसमें आपको कुछ नंबर मिलने की संभावना रहती है। यदि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 अंक मिलेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रश्न क्रमांक 24, 27, 28 और प्रश्न क्रमांक 29, ये 4 प्रश्नों के अंदर एक एक आंतरिक एकांत विकल्प में मिलता है। यानी आपको अथवा में एक प्रश्न और मिलेगा। आपको 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करना होता है, तो यहाँ पर आपके पास विकल्प हो जाता है। आप आराम से उस विकल्प में से जो आपको सबसे अच्छा प्रश्न आता है उसके बारे में हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इस टाइम लिमिट के अंदर टाइम मैनेजमेंट से इन प्रश्नों को हल करें तो हमारा प्रश्न पत्र भी पूर्ण हल होगा और हमें अधिकतम अंक प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सामाजिक विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र 29 जून को आयोजित हो रहा है उसमें अधिकतम अंक लाएंगे और इसी टाइम मैनेजमेंट के आधार पर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। आज हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या हो सकते हैं, संभावित प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आगामी दिनों में हम अति लघुत्रात्मक के बाद लघुत्रात्मक, निबंधात्मक और मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और यदि वो प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिलते हैं तो आपको आपके 100% अंक उसमें हासिल होंगे। तो आज हम बात करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और प्रश्न पत्र में इस प्रकार के 10 प्रश्न आते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से कौन से संभावित प्रश्न इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यदि आप इस प्रकार इस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 1 अंक पूर्ण रूप से मिल जाएगा। आप चाहो तो समुद्रगुप्त को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे परीक्षक का या कॉपी चेक करने वाले का ध्यान डायरेक्ट उत्तर पर जाएगा और आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बन जाता है, गुप्त वंश या भारत के किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा गुप्त वंश से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे और शेयर करूं कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति किस शासक को समर्पित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी समुद्रगुप्त को ही समर्पित है। समुद्रगुप्त की हरिशेन नामक एक व्यक्ति ने प्रशस्ति लिखी थी, वो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भारतीय इतिहास में विख्यात है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार भी ये प्रश्न आ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिशेन थे। या प्रयाग प्रशस्ति किस भारतीय शासक को समर्पित है? तो उसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है, चोलकालीन तंजौर शहर या तंजौर नगर क्यों प्रसिद्ध है? तंजौर, जिसे भारतीय इतिहास में तंजावुर भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार,
कि ये तंजौर नगर क्यों प्रसिद्ध था, तो इसका उत्तर लिखेंगे चोल राजा राज राजा प्रथम द्वारा द्रविड़ शैली में निर्मित सर्वोत्कृष्ट शिव मंदिर राज राजेश्वर के कारण तंजौर नगर प्रसिद्ध है। एक चोल राजा राज राजा प्रथम एक महान शासक हुआ है। इसने तंजौर शहर में शंकर भगवान को समर्पित राज राजेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए तंजौर नगर प्रसिद्ध है। यदि हम इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो हमें एक में से एक नंबर मिलने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब एवं किस किस के मध्य लड़ा गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। तो आप सभी को विदित है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी, जरूर लगाएं, ईस्वी को लड़ा गया था। एवं इस युद्ध में यह युद्ध महाराणा प्रताप एवं मुगलों के मध्य लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं मुगलों के मध्य लड़ा गया। इस प्रकार भी इस प्रश्न को लिख सकते हैं, या इस प्रकार की हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया और यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य लड़ा गया था। चौथा प्रश्न पे हम बात करें तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। अंतिम मौर्य सम्राट, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ प्रश्न पूछा है अंतिम मौर्य सम्राट के बारे में, तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम था बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और इसने मौर्य वंश का अंत करके एक नया वंश शुंग वंश प्रारंभ किया था। लेकिन हमें यहाँ पर केवल इतना ही लिखना है कि अंतिम मौर्य सम्राट का क्या नाम था, तो हम लिखेंगे अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बृहद्रथ था। पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मौर्य काल में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कौन से न्यायालय में होती है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कि मौर्य वंश में या मौर्य काल में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कौन से न्यायालय में होती थी। तो हम बात करें, मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे, धर्मस्थीय व कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय जो होते थे वो दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते थे। यहाँ पूछा है हमसे फौजदारी मुकदमों के बारे में, तो हम लिखेंगे कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती थी। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती थी। यह प्रश्न भी आपका यदि इस प्रकार लिखते हो या कंटक शोधन न्यायालय भी लिखते हो तो आपको एक में से एक अंक मिलने की पूर्ण संभावना होती है।
प्रश्न नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण है। दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किसने या किस शासक ने किया था? तो इसका सीधा सा उत्तर है अकबर ने। आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन अकबर ने किया था। ये 6 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न से संबंधित है। अब हम बात करें 7वें, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, मजलिस ए खलवत क्या थी? मजलिस ए खलवत क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, हम इस प्रकार लिखें, सल्तनत कालीन सुल्तानों की एक केंद्रीय शासन संस्था जो मंत्रिपरिषद की तरह होती थी, इसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत क्या थी? सल्तनत कालीन सुल्तानों की एक केंद्रीय शासन प्रणाली थी या संस्था थी जो आधुनिक मंत्री परिषद की तरह होती थी, इसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सिंपल तरीके से लिखेंगे, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था जो मंत्री परिषद की तरह होती थी, मजलिस ए खलवत कहलाती थी। इस प्रकार भी हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे दीवाने विजारत भी पूछ सकते हैं। तो वजीर के जो कार्य थे सल्तनत काल में, दीवाने संबंधी जो कार्य करता था वो सर्वोच्च व्यक्ति होता था, वो दीवाने विजारत कर लेता था। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़े, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका सीधा सा उत्तर है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। शेर शाह सूरी ने करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। एक शब्द का उत्तर है, आपको यूं ही याद हो जाएगा और एक में से एक अंक आपको मिलने की पूर्ण संभावना हो जाएगी। शेर शाह सूरी के द्वारा ही भारतीय रुपये का जन्म हुआ। रुपये का जन्मदाता भी शेर शाह सूरी को ही माना जाता है। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे प्रश्न की ओर बढ़े, 9वें प्रश्न की ओर। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की थी? कनिष्क के द्वारा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो भारत के किस शहर में आयोजित हुई थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कश्मीर में आयोजित की थी। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की थी। 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत सिंपल है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ। 10वां प्रश्न, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह थे। इतना लिख दोगे आप, उसमें भी आपको एक अंक पूर्ण रूप से मिल जाएगा। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। सिखों में 10 गुरु हुए हैं, बाद में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया और ये अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 11वां प्रश्न की तरफ हम बढ़े।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की या किसने की थी? तो इसका सिंपल सा उत्तर है गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने। देखो सिंपल से प्रश्न है, एक एक शब्द के प्रश्न है, आपके पूरे में से पूरे अंक इस पार्ट में आपको मिल जाएंगे। 12वां प्रश्न, कालिदास, हमने बात की कालिदास कौन था? जिसे भारत के शेक्सपियर की उपाधि प्राप्त है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इनके द्वारा किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इनके दो महाकाव्य कौन कौन से थे? सिंपल सा उत्तर है, पहला है मेघदूत और दूसरा है रघुवंश। कालिदास द्वारा रचित किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम, पहला मेघदूत, दूसरा रघुवंश। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर जो कि हमारे राजस्थान की राजधानी है, इस जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है सवाई जयसिंह। और आप चाहो तो ब्रैकेट में यदि लिखते हो 1727 ईस्वी तो आपको और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये जयपुर शहर के संस्थापक सवाई जयसिंह थे। इन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर को बसाया, जो कि विश्व में अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। अब हम आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के दो समर्थकों के नाम बताइए। यानी जो लोकतंत्र है उसके जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसको किन किन लोगों ने समर्थन किया है? तो इसका उत्तर सिंपल है, पहला है मोस्का, और दूसरा है रॉबर्ट मिचेल्स। प्रश्न आता है आपके सामने, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के दो समर्थकों के नाम लिखिए। तो आप लिखो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक, पहला मोस्का और दूसरा रॉबर्ट मिचेल्स। एक एक शब्दों के उत्तर आते हैं, आप आराम से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता की दो आवश्यक शर्तें लिखिए। लोकतंत्र की सफलता की दो आवश्यक शर्तें लिखिए। लोकतंत्र के लिए दो आवश्यक शर्तें कौन सी होनी चाहिए? कौन सी है? पहली है समाज में शांति एवं व्यवस्था का होना। समाज में शांति एवं व्यवस्था का होना, यानी ये नहीं है तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। और दूसरा इसका कारण है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का होना। यदि ये दो चीज़ें मिलती है तो लोकतंत्र सफल है, अन्यथा वो सफल नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। राजनीतिक लोकतंत्र से क्या आशय है? यानी राजनीतिक लोकतंत्र से क्या आशय है, इसकी परिभाषा एक प्रकार से इस प्रश्न में पूछी गई है। तो राजनीतिक, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिखेंगे, राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, यही राजनीतिक लोकतंत्र है। राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण राजनीतिक लोकतंत्र है।
एक लाइन का उत्तर है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को करें। अगला प्रश्न बढ़े, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कोई दो रूपों का नाम लिखिए। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, पहला है संसदात्मक प्रजातंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र। सिंपल सा प्रश्न है, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कोई दो रूपों के नाम लिखिए। पहला है संसदात्मक प्रजातंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, एक परिभाषा आने की संभावना होती है। लोकतंत्र से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। एक परिभाषा यह है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है डाइसी। डाइसी नामक एक व्यक्ति ने यह परिभाषा दी थी। सिंपल सा उत्तर है, एक शब्द का उत्तर है। किसने दी? डाइसी ने। एक प्रश्न यह भी पूछ लेते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन की परिभाषा किस व्यक्ति ने दी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी। तो ये दो परिभाषाओं में से एक परिभाषा आने की संभावना बन सकती है। आगे हम बढ़े, लोकतंत्र के कोई दो रूप बताइए। लोकतंत्र के कोई दो रूप बताइए। तो ये प्रश्न जो हमने 17वां पढ़ा है उसी का पूछने का तरीका है। तो यहाँ पर भी हम संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतंत्र के कोई दो रूप कौन कौन से हो गए? संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। प्रश्न एक ही है लेकिन पूछने का तरीका भिन्न है। आगे हम बढ़े, राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन कौन से हैं या कौन से हैं? सबसे निकटतम बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के तट पर है। और दूसरा बंदरगाह हमारे निकट पड़ेगा वो है मुंबई। मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट बनता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के कोई दो रूपों के नाम लिखिए। यानी जल का संरक्षण राजस्थान में प्राचीन काल में किन रूपों में किया जाता था? तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षणों, पहला बावड़ी। आप सभी लोगों ने, बच्चों ने देखी हो तो गाँवों में, आजकल तो सूख गई है, वो पानी को संग्रहण करते थे बावड़ी में। और दूसरा है नाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। इन दो तरीकों से परंपरागत जल संरक्षण किया जाता था। आज हमने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और प्रश्न पत्र में 10 ऐसे प्रश्न आएंगे। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, क्योंकि ये प्रश्न यदि आपने उत्तर लिखा तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने की संभावना होती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया उस प्रकार यदि आप उत्तर लिखते हो तो आपको 1 में से 1 अंक इसमें मिल जाता है। यानी गणित की तरह इसमें अंक मिलते हैं। तो हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि हमारा एक भी प्रश्न अति लघुत्तरात्मक का गलत नहीं हो और बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं। और मुझे आशा है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कल हम इसी अति लघुत्तरात्मक के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। जो बचे हुए प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? यदि आपको परीक्षा स्पेशल वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे निरंतर आपके पास वीडियो मिलते रहें और आप अच्छे अंक इस परीक्षा में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।